वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी? मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी। क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता, और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है। ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो, लेकिन हर किस्म से आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के ज़रिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहाँ पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वही वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला आ रहा है। लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल चाइना को लेकर, डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो एक किस्म से रुक गई है। अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ये बात सच है कि इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है।
लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं, यथास्थिति बनी हुई है। तो अगर यथास्थिति बनी हुई है उसका मतलब डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से। जब यथास्थिति बनी रहेगी स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम होगा। तो डीएस्केलेशन भी नहीं, ना डिप्लॉयमेंट ना तो डिप्लॉयमेंट हमारा कम होगा और मैं समझता हूं कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। तो स्टेटस को किसी तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। हाँ, नहीं, ये इसे है मैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानता हूं। जी, हाँ, लेकिन बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, तो ये बातचीत हमारी अपेक्षा है। बातचीत बैक चैनल्स के जरिए चल रही है, क्योंकि अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, मिलिट्री लेवल के हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल के हो, बैक चैनल चल रहे हैं। नहीं, उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे, हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं। बराबर अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। ये सेना के बारे में नहीं है, ये कहना है कि मतलब उनका कहना है कि ये सेना की गलती नहीं है, ये हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो रही हैं, हमने कभी डिफेंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे हम कभी नहीं ला पाए सालों साल, क्योंकि हमारे में हम एक मिलिट्री पावर नहीं रहे हैं, हम एक सॉफ्ट पावर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक डेवलपिंग पावर है, नॉन एक्सपेंशनिस्ट है। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाता था। देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है। और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है जी। कि जहाँ संयम की आवश्यकता होती है वह संयम का परिचय देते हैं, जहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और ये जो कुछ भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा हूँ। जो कुछ भी बातें बोल रहा हूँ एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। आप गए थे वहां पर? कहाँ पर? आप लद्दाख गए? लद्दाख में गया था, और वहां पर और वहाँ मैंने अपने सेना के जवानों से भी मैंने बातचीत की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहाँ पर हमारे सैनिक जो हैं वो दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, और जो गलवान में हुआ उससे दुख हुआ ज़रूर, लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी? हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं गया था हमारे जवानों का हौसला बुलंद था। और वही मैं कहता हूँ, कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों का एकदम बिल्कुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, और संयम का भी, उसकी जितने भी तारीफ की जाए वह कम है। पचास साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांति की कोई संभावनाएं आपको जरा भी दिख रही हैं? भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। पर ये तो गोल हुआ ना सर, ये तो एक जैसे कहते हैं कि एक पॉलिसी मैटर है कि शांति, कौन कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते? शांति तो हर मुल्क कहता है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन एक एक्सपेंशनिस्ट गोल है चाइना का,
दूसरों की जमीन हड़पने का। ऐसी स्थिति में शांति कैसे हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। सर, आप कहते हैं कि भारत में क्षमता है, ताकत है, लेकिन बहुत ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में और बाहर जो कहते हैं कि चाइना का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है, ना हमारे पास डिफेंस की कैपेसिटी है, हम तुलना भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने की बात अलग है। अब ऐसे एक्सपर्ट्स के अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन उनकी हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को हम अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि आप संवेदनशीलता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, क्या आप? मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप, कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वह इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि यह रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें और बदसदैव भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो